नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ आलम बदलों की नशरियात में अपने प्रोग्राम अंगेज़ के साथ। खैर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वापस आ गए हैं, लेकिन उन्हें दूसरी या तीसरी बार कोरोना ने आन पकड़ा है और वो क्वारंटाइन में चले गए हैं। तो जाहिर है कि वो अगले 10-15 दिन क्वारंटाइन में रहेंगे और शायद अपना ऑफिशियल वर्क या कैबिनेट की मीटिंग भी कर नहीं पाएंगे। लेकिन जाहिर है कि वो इस पोजीशन में होंगे कि अपने बहुत सारे फ़राइज़ मनसबी अंजाम देते रहे। दूसरी जानिब ये हुआ है कि कौमी असम्बली का इजलास जारी है, उससे बुलाया गया है, और क्यों बुलाया गया है और वो जल्दी मुलतवी नहीं होगा, ये एक लंबा इजलास होगा, ऐसा क्यों किया गया है? गालिबन खदशात हैं कि फिर से कोई शब खून न मारा जाए, और ख़ास तौर पर ये कि सदर मुमलिकत प्राइम मिनिस्टर को कहें कि आप एतमाद का वोट लें। एतमाद का वोट लेने का वो नहीं कह सकते अगर असम्बली का इजलास हो रहा हो। लिहाजा ये इजलास नए आर्मी चीफ की तैनाती तक जारी रहेगा और ख़तरा है कि असम्बली के गिर्द मंडलाता रहेगा। अब वज़ीर आज़म बीमार हो गए हैं, इमरान खान ज़ख्मी होकर अभी घर पड़े हैं, वो ख़ुद से बराह रास्त ज़ाती जिस्मानी तौर पे फ़िज़िकली लीड करने की पोजीशन में नहीं है। गालिबन अगले 8-10 रोज़ तक उनके ऐसे हालात नहीं हैं। इसी असना तारीख़ करीब आ रही है, आज 15 तारीख़ हो गई है, और अगले 4-5 दिन में यानी 18, 19 या 20 तक डिफेंस मिनिस्ट्री से 5 नाम आएंगे या 5 या 6 नाम आएंगे, उनके डॉसियर आएंगे जो सीनियर मोस्ट जनरल्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स, कि उनमें से किसका इंतखाब वज़ीर आज़म करते हैं। वज़ीर आज़म बड़ा एक ख़त लिख सकते हैं अपने डिफेंस मिनिस्टर को और डिफेंस सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि मुझे नाम भिजवाया जाए। ये कहना गलत है कि ये नाम GHQ भिजवाता है। बुनियादी तौर पर इसकी इंचार्ज जो है बुनियादी तौर पर वो है डिफेंस मिनिस्ट्री का, और पाकिस्तान आर्मी हो या ISI हो या एयर सर्विस हो या नेवी हो, वो डिफेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अब दो वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं। एक तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन, और दूसरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये मेरा ख्याल है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी 27 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, और जनरल बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो लिहाजा ये काम 27 से पहले करना होगा, और 27 तारीख को जनरल आसिम मुनीर भी रिटायर हो रहे हैं। लेकिन ये काम उससे पहले होगा, समरी उससे बहुत पहले आएगी, यानी जो प्रपोजल्स होंगी, जो डॉसियर जाएगा। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के क्योंकि डिफेंस सेक्रेटरी की मंजूरी के बगैर कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती और उसकी कंफर्मेशन चाहिए होती है। असल में टेक्निकली और लीगली बॉस सेक्रेटरी डिफेंस होता है, और या फिर प्राइम मिनिस्टर है, और जिसे कि अख्तियार है कि वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करे। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इतने तकड़े हैं कि वो आज़ादाना तौर पर अपने ज़मीर के मुताबिक और साफ मेरिट की बुनियाद पर शफाफियत के साथ नया आर्मी चीफ लगा सकेंगे? क्या उनमें इतनी सकत है? क्या उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी की इतनी स्ट्रेंथ है? लेकिन यकीनन उनके साथ 12-13 जमातों का एक वसी तर इत्तेहाद मौजूद है, जिसकी काफ़ी सियासी क़ुव्वत है। तो वो उन्हें उनका एतमाद होगा इस अपॉइंटमेंट में, और वो यकीनन कंसल्टेशन भी करेंगे। ये बात दुरुस्त नहीं है कि कंसल्टेशन नहीं की जाती है। मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत सारे वाक़यात याद हैं जिसमें आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए वज़ीर आज़म ने बहुत लोगों से, यहाँ तक कि सहाफ़ियों तक से भी वो पूछते थे, आपका फ़लाँ के बारे में क्या ख्याल है, आपका फ़लाँ के बारे में क्या ख्याल है। तो लिहाजा ये एक काफ़ी मुशावरत होती है इस मामले पे। और मुझे याद है कि जब जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट हो रही थी तो नवाज शरीफ ने मुझसे भी पूछा था कि आप बताएं। मैंने कहा जी मेरा तो कोई सूबेदार मेजर भी वाकिफ़ नहीं है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप लोगों से मिलते हैं, पता करें। तो मैंने फिर मालूम भी किया था कि मुल्तान के कोर कमांडर या बहावलपुर के कोर कमांडर पे क्या मसला होगा, और बाजवा साहब के साथ कुछ अपॉइंट करना किस तरह बेहतर होगा, और वो लगा भी दिए गए। अब उसके बाद फिर क्या हुआ,
कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन भी हुई। उस एक्सटेंशन में भी मुस्लिम लीग नवाज़ ने और बाकी पार्टियों ने, बल्कि तमाम पार्टियों ने मुतफ़क़ा तौर पर लेजिस्लेशन की, कानून साजी की और वो कानून में तरमीम करके उन्हें एक्सटेंशन दी गई। अभी पिछले दिनों में बयान पढ़ रहा था राना सनाउल्लाह साहब का, वो कह रहे हैं कि जो एक्सटेंशन के कानून है ख़त्म कर देना चाहिए। मुझे इस बात से इत्तफाक है, वरना हर आर्मी चीफ चाहेगा कि उसकी एक्सटेंशन हो। हमने कभी नहीं सुना कि एयर चीफ की ने एक्सटेंशन मांगी हो या नेवल चीफ ने एक्सटेंशन मांगी हो। दूसरी बात ये भी है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ओहदा है वो तो बुनियादी तौर पर उससे रोटेट होना था एयरफोर्स में, नेवी में और आर्मी में, लेकिन अब ये परमानेंटली ये बन गया है राइट आर्मी का कि वहीं से आर्मी चीफ भी बन ज़ाहिर आर्मी चीफ तो आर्मी से बनेगा, लेकिन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ कमेटी के लिए क्यों नहीं नाम आते एयरफोर्स से, क्यों नहीं नाम आते नेवी से? होना यही चाहिए था, क्योंकि जब ये जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनी थी तो उसमें भुट्टो साहब के ज़माने में बनी थी। ये बनाई इसलिए गई थी कि ताकि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ तीनों फोर्सेस को कोऑर्डिनेट कर सके, और वो चेयर करता है, इन सब का सीनियर होता है इस अपनी पोजीशन के हिसाब से। गो के रैंक एक ही है जनरल का, लेकिन वो उसकी एक फॉर्मल कमांड भी है। लेकिन चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी का जो चेयरमैन है या ये जो ओहदा और ऑफिस है, ये बिल्कुल एक तरह से दफ्तरी महकमा बन के रह गया है। क्या फ़राइज़ अंजाम देता है अगर वो कोऑर्डिनेट नहीं करता फुली और कमांड उसके पास नहीं होती, जैसे हम अमेरिका में देखते हैं जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है वो सारी फोर्सेस को लीड करता है और गाइड करता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी चीफ की का इख्तियार रहा है। 30-40 साल उन्होंने बरह रास्त हुकूमत की है बतौर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स के या अपने तौर पर सेल्फ अपॉइंटेड प्रेसिडेंट या चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे। लिहाजा उनका किरदार आर्मी चीफ का बिगर दैन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बन गया तारीख़ी तौर पर। और अब बाजवा साहब भी 6 साल से हैं जर्नैल, और इनके ज़माने में ये हुआ कि उन पर इल्ज़ाम लगा पीडीएम की पार्टीज़ की तरफ से, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से और बाकी पार्टीज़ की तरफ से कि उन्होंने 2018 का इलेक्शन जो है उसे रिग किया और इमरान खान को लेकर आए, और इसी तरीके से उन्होंने इमरान खान को लाने के लिए ज़रूरी समझा कि बाकी पार्टीज़ को डिमोलिश करा दिया जाए पब्लिक व्यू में, और उनके ख़िलाफ़ सियासतदानों के ख़िलाफ़ बड़ी मुहिम चली और इमरान खान का तूती खूब चढ़ाया गया और वो खूब तूती बोला उनका, और फिर वो इलेक्शन में रिग किए गए। उसके बाद फिर ये हुआ कि इमरान खान की हुकूमत भी चली गई, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत को जो सरपरस्ती और मदद दी जा रही थी गालिबन, जो जिसे एक सफ़ा कहा जाता है, वो पाकिस्तान की तारीख़ में भी एक एक्सेप्शन है, वैसी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन वो भी एक सफ़ा फट गया और इमरान खान के इत्तेहादी छोड़ गए और वो अदम एतमाद का वोट कामयाब हो गया। और अदम एतमाद का वोट कामयाब इसी तौर पे हुआ जब हुकूमत फ़ौज ने या जनरल बाजवा ने फैसला किया कि वो अब सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे। गो कि न्यूट्रलिटी आईनी तौर पर फ़ौज का किरदार न्यूट्रल का नहीं है, क्योंकि फ़ौज जो है वो एग्जेक्टिव का हिस्सा है, इंतज़ामिया का हिस्सा है, जिसका कि हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन ये कहना, अगर फ़ौज ये कह रही है कि वो सियासत से गैर मुतल्लिक़ हो जाएंगे, ये अच्छी बात है कि वो क्यों एक सियासी पार्टी की हमायत करें और दूसरी सियासी पार्टी के पाँव खींचें या मुखालफत करें, क्योंकि ये तो कौमी फ़ौज है और ये सभी की है, तो लिहाजा उसे क्यों सियासी कंट्रोवर्सीज़ का हिस्सा बनाया जाए। तो हमने जनरल बाजवा के दौर पे अगर हम नज़र डालें तो हमें देखते हैं कि उनका किरदार बहुत बड़ा हुआ था, और वो ये जो हुकूमतें बदली और गईं और आईं और इंतखाबात तक, ये जो सिलसिला 2018 के इंतखाबात से लेकर उसके बाद तक, और जो उससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत जिस तरह गई, उस सब में कहा जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उनका किरदार रहा है। तो अब ये लेगेसी वो छोड़ कर जा रहे हैं, क्या वो लेगेसी चलेगी? मैं समझता हूँ अगर कोई क्राइटेरिया हो, जो आर्मी का इदाराती फ़ैसला है कि वो सियासत से अलहदा रहेंगे, जैसे कि आइन का तकाजा है, जैसे कि उनका हलफ उनका मतकाजी है, जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी तक़रीर में कोयटा में ख़िताब करते हुए फ़ौजी अफसरों से कहा था, आपका काम नहीं है पॉलिसी बनाना, आपका काम सिर्फ़ हुकूमत की और आइनी हुकूमत की ताबेदारी करना है, उसकी हुक्म को बजा लाना है और सलामती के लिए काम करना है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर ये इदाराती फ़ैसला है कि सियासत से किनारा कशी का, तो फिर यकीनन जनरल बाजवा की लेगेसी
नहीं चल सकती, उसे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, क्योंकि इदारे ने फैसला किया है कि ये बात दुरुस्त नहीं थी। और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि हम माजी की गलतियों का खून दे के हमने हिसाब चुकाया है, और अब भी अपनी गलत सियासत के हमारे जो गलतियाँ हुई हैं उसके हम मदावा करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम बिल्कुल सियासत से किनारा कश हो गए हैं इदाराती तौर पे। अगर तो ऐसा है तो फैसला फिर इस बुनियाद पर होना चाहिए कि कौन जनरल है जो फ़ौज के इस इदाराती अज़्म को कि उस सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी और आइनी हदूद में रहकर अपने फ़राइज़ अंजाम देगी, जो कि फ़ौज के बतौर इदारा, कौमी इदारा, उसकी ज़िम्मेदारी भी है और उसकी ज़रूरत भी है और उसके मफाद में भी है। तो फिर उसके मुताबिक ये फैसला होगा। लेकिन अब लग ये रहा है कि मैं नहीं समझता कि जो कहा गया कि कोर कमांडर्स की मीटिंग में ये फैसला हो गया और फलां फैसला हो गया, आर्मी चीफ का, नए आर्मी चीफ का फैसला कोर कमांडर्स की मीटिंग में नहीं हो सकता। आर्मी चीफ का या जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का फैसला आर्मी आउटगोइंग आर्मी चीफ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने वो तो 5 नाम या 6 नाम या 4 नाम जो भेजते हैं वो तो एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता है, उनका पूरा डॉसियर होता है पूरी कैरियर का, उसमें जो 5 या 6 जो सीनियर मोस्ट होते हैं और जो क्वालिफाई करते हैं उन्हीं का डॉसियर भेजा जाता है। वरना ये होता कि आउटगोइंग आर्मी चीफ अपना जानशीन नामजद कर देता। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो 5-6 जनरल हैं ये जो सब इक्वली कहते हैं क्वालिफाइड हैं और इनकी सब की बड़ी आला खदमात हैं, तो इसमें क्यों आर्मी चीफ आउटगोइंग अपना कोई प्रेफर्ड कैंडिडेट पेश करेगा प्राइम मिनिस्टर को? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बाकी भी तो उसके कुलीग हैं और साथी हैं और उसकी नज़र में वो सभी बराबर होने चाहिए, और ये उनका इस्तेकाक आर्मी चीफ का, आउटगोइंग आर्मी चीफ का नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है और अफवाहें यही हैं कि कोई अपने भी नाम हैं आर्मी चीफ के, जिससे यकीनन कोई फ़ौज के इदारे पे जिसके मनफी असरात भी मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ तो सबका चीफ होता है और वो इस तरह की इम्तियाजी सलूक नहीं कर सकता। ख़ास तौर पे जो आउटगोइंग आर्मी चीफ है उसका सभी एहतराम करते हैं और उसे बड़ी प्रोटोकॉल के साथ, बड़े जोश व खरोश के साथ सेट ऑफ किया जाता है। तो लेकिन कहा जा रहा है कि शायद उनकी भी कोई पसंद नापसंद की बात है। तो मैं समझता हूँ कि वही जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि आपको जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में बड़ा मसला चलता था और उसके बाद जब सीनियरिटी का प्रिंसिपल आ गया तो ये झगड़ा ही ख़त्म हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फ़ौज को के इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है, जिस तरह कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी कामयाब रहा है, वो यहाँ भी इख्तियार करना चाहिए, ताकि अगर ये एक प्राइम मिनिस्टर लगाता है तो अपोजिशन लीडर उसकी मुखालफत करे, ताकि बात ही ख़त्म हो जाए। और ये सियासी कंट्रोवर्सी का क्यों मरकज़ बन गया है? ये पाकिस्तान की सलामती के लिए ठीक नहीं है, फ़ौज के इदारे के लिए ठीक नहीं है, और ना आउट गोइंग के लिए ठीक है, ना इनकमिंग आर्मी चीफ के लिए ठीक है। तो अगर इसमें सीनियरिटी का प्रिंसिपल ले आया जाए और एक्सटेंशन के मामले को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, वो कानून साजी कर दी जाए इसी इजलास में कि एक्सटेंशन नहीं होगी और उस कानून को बदल दिया जाए और सीनियरिटी का प्रिंसिपल ले आया जाए, तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। ये लॉबिस ख़त्म हो जाएगी कि इमरान खान की पसंद का हो या नवाज़ शरीफ की पसंद का हो या शहबाज शरीफ की पसंद का हो। हालांकि तारीख़ ये बताती है नवाज़ शरीफ ने जितने आर्मी चीफ लगाए उन्होंने सीनियरिटी का असूल ऑब्जर्व नहीं किया था, उन्होंने शायद उसे सीखा है और वो अब ये नहीं है कि तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का या 5वें नंबर का। अब सुनने में आ रहा है कि वो इसरार कर रहे हैं कि आप आइनी प्रोसेस लें और ये एक रूटीन का मामला होना चाहिए, इसे कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, वो अपनी जवाबदेही इस्तेमाल करें। और सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे लगता है, सुना है कि ज़ोर दिया जा रहा है, इस बात का एहतराम होना चाहिए। अब वो नाम जो सबसे सीनियरिटी जिस पे नंबर 1 है, वो किसी को पसंद हो ना हो, इसका ताल्लुक इदारे की सेहत पे इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो उस पोजीशन में पहुंचा इसलिए है कि उसने वो तमाम मराहल प्रमोशंस के और छांटी के और स्क्रीनिंग से वो गुजरा है। दूसरा मसला जो बहुत बड़ा इस वक्त आ रहा है, अब इस पे मामला बहुत ये भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि शायद अगर ये लेट मामला हो गया तो हंगामा बढ़ जाएगा, हुकूमत जल्दी क्यों नहीं कर रही। लेकिन अब साफ बात आ गई है कि 18 या 19 तारीख को या 20 तारीख को एक समरी जो है
वहाँ से आएगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, जो प्राइम मिनिस्टर मंगवाएंगे, उस पर वो अगले 4-5 दिन गौर करेंगे और उन्हें ये फैसला 25 तारीख से पहले करना पड़ेगा, क्योंकि 27 तारीख को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी रिटायर हो रहे हैं। उन्हें 2 जनरल चुनने पड़ेंगे, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर यह है कि जो आईनी रवायत बरकरार रही है, इसमें माजी में कंट्रोवर्सी नहीं होती रही, उसे ऑब्ज़र्व करना चाहिए। और ये प्राइम मिनिस्टर ही का प्रेरोगेटिव है, और प्राइम मिनिस्टर को बगैर किसी प्रेशर के, दबाव के या पर्सनल ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर कौमी मफाद में, पाक फौज के इदाराती मफाद में फैसला लेना चाहिए। दूसरा बड़ा मसला हमारे सामने अब खुल के आता जा रहा है, अरशद शरीफ के बारे में। अब कहा यह गया है, मैं अभी सुन रहा था, राना सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि फायर हुआ है लेकिन वो कवर फायर था और ये एक सोचा समझे मर्डर है, कत्ल है। इसमें वो कह रहे हैं 5-6 लोग अगर उनके हाथ आ जाएं, उनकी तफ्तीश हो जाए तो वो वहाँ तक असल कातिलों तक पहुँच सकते हैं। हुकूमत वक्त कह रही है कि उन्हें कत्ल किया गया है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इसमें ये बात की हादसाती मौत थी वो गलत साबित हुई है। उनके जिस्म पे 12 तशद्दुद के निशानात नज़र आए हैं, मुज़ाहमत के निशानात भी हैं, और गोली जो है 3 फुट से मारी गई है, जो ज़ाहिर है वो जो गाड़ी को रोकने की कोशिश में, या जब उन्होंने वो रुकावटें दूर की, तोड़ती हुई गाड़ी आगे चली गई, तो पीछे से फायरिंग हो रही थी, उससे शहादत नहीं हुई अरशद शरीफ की। तो ये बड़ा हमारे लिए एक दुख का और दर्द का और तकलीफ़ का मामला है अरशद शरीफ का। अभी भी फिर आज एक और ख़बर है कि कौमी असम्बली बैठी है और आज कल सेनेट में भी एक कानून और एक बिल लाने की कोशिश हो रही है कि स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन की मंजूरी के बगैर किसी एमएनए और किसी सेनेट को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसमें ये भी शामिल है और होना चाहिए कि लाजमी तौर पर एमएनए हो या सेनेटर हो, वो असम्बली की कार्रवाई में इसका हिस्सा लेना, उसके हल्का इंतखाब के लोगों की ज़िम्मेदारी उस पर और उसका इस्तेकाक है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो अली वज़ीर हैं, उनकी एक और केस में जो आखिरी केस लगता था वो उसमें भी ज़मानत हो गई, लेकिन उन्हें रहा नहीं किया गया, उन पर कोई एक और केस निकाल लिया गया। तो ये हालत है इस पार्लियामेंट की। तो मुझे तो इस पार्लियामेंट से कोई बड़ी उम्मीद नहीं है, और इस हुकूमत से भी, कि वो ये सब प्रेशर देख सकेगी, जो अपने एक एमएनए को ला नहीं सकते कौमी असम्बली में उसकी कार्रवाई में शरीक होने के लिए, जो उसका आईनी इस्तेकाक है उस एमएनए का। ये एमपी का माजी में आते रहे हैं, लोग शरीक होते रहे, लेकिन अब क्यों नहीं हो पा रहा? इसमें सब इत्तेहादी, मैं समझता हूँ, वो ज़िम्मेदार हैं इस बात के। उनके सिर ये गुनाह है कि अली वज़ीर अपने हल्के की नुमाइंदगी नहीं करने पा रहे। इसी तरह एक और मामला है मुदस्सर नारो का। उन्हें अगवा हुए कई साल हो गए हैं, उनकी वालदा बेचारी एहतजाज करती फिर रही हैं, उनका भी नहीं पता लगा। जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से भी इस हुकूमत का रिकॉर्ड आगे बढ़ने का नज़र नहीं आ रहा। हालांकि जो कमीशन बनाया गया, अताउल्लाह बेंगल जो बरखुरदार हैं, अख्तर बेंगल, उनकी क़यादत में वो गया है कोयटा में। उसने जाके मिसिंग पर्सनस के कैंप में मुलाकात की है, लोगों की शिकायत सुनी है। सुना ये गया है कि कोई 1000 के करीब शॉर्ट लिस्ट हो गई है, कोई 4-5 हज़ार का दावा किया जा रहा था। ये जो लोग हैं उन पर जो इल्ज़ाम है आप अदालत में लाएं, उन पर केस चलाएं, उन्हें सज़ा दें जो भी उनका जुर्म है। लेकिन ये कहना शहरी को गायब कर देना, मैं समझता हूँ ऐसी स्टेट जो है वो महज़ब स्टेट नहीं होती, उसे रोक स्टेट कहा जाता है दुनिया भर में। और ये अक़वाम मुत्तहिदा के जो कवानीन हैं और आलमी जो कवानीन हैं, इंसानी कवानीन हैं और हकूक़ के जो कवानीन हैं, उसके ख़िलाफ़ है। आप किसी और पाकिस्तान के आइन और कानून के ख़िलाफ़ भी है। जिस पर भी कोई इल्ज़ाम है, किसी को हक़ हासिल नहीं कि उसे गायब कर सके। कम से कम पीडीएम की हुकूमत इन शहरियों के बुनियादी हकूक़ को तो इंश्योर करे, वरना ये हुकूमत में क्या करने आए? क्या हुकूमत में सिर्फ ये अपने किसी से ख़त्म कराने आए हैं? क्या ये हुकूमत में सिर्फ इसलिए आए हैं कि अगले इंतखाबात तक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को दोबारा से रिवाइव कर सकें, कोई इन्वेस्टमेंट करके, कोई प्रोग्राम दे के? मैं समझता हूँ कि बुनियादी ज़िम्मेदारी है हुकूमत की कि वो इन शहरियों के इंसानी हकूक़ का एहतराम करे और उसकी हिफाजत करे। अदालतों को भी ये काम है कि वो अदालतें इस मामले में मुदाखलत करें। अब मैं समझता हूँ कि अभी अदलिया गौर कर रही है
इमरान खान जो मुतालबा कर रहे हैं, साइफर के हवाले से भी कमीशन का मुतालबा किया था और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने भी इमरान खान पे हमले, कातलाना हमले, अरशद शरीफ के कत्ल और ख़ुद ये सेनेटर सबाती के हवाले से कमीशन बनाने की, जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त की थी। उस पर कंसल्टेशन हो रही है, फ़ैसला नहीं हुआ है। लेकिन वफाकी हुकूमत को भी और सूबाई हुकूमत को भी इख्तियार हासिल है कि वो कमीशन बना सकते हैं, लेकिन कमीशन ऐसा बनाए जिस पर लोगों को एतबार हो कि वो कमीशन डिलीवर कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा चंद दिन जो हैं बहुत बड़ी कशमकश के हैं, बहुत राज सिंहासन जो है वो डावाडोल हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि असूल पर और आइनी जो इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर का और जो इस्तेकाक है उस पर कायम रहना चाहिए। और जो सबसे सीनियर है और जो सबसे बाकियों में जिसकी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है, जिसके नंबर ज़्यादा बनते हों मेरिट के हिसाब से, उसे आर्मी चीफ लगाना चाहिए और उसके बाद जो आता हो उसे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बनाना चाहिए। इस पर मैं बात ख़त्म करता हूँ। अगले प्रोग्राम में मज़ीद बात होगी नई इत्तलाआत के साथ। बदलों की नशरियात को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।